वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। स्टैटिक साइंस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना क्वेश्चन बनेगा, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है दोस्तों? तो अगर यहाँ पे एक दरवाज़ा टाइप का कोई भी लकड़ी ही है, यहाँ पे एक लकड़ी है और यहाँ से हमें एक कील ठोकना है, इस पर एक कील ठोकना है और ये आपका हाथ से ऐसे पकड़ा ही हुआ है, मान लो ऐसे ही लटका हुआ है, फ्रीली किसी चीज़ से लटका हुआ है और उस पर अगर आप चाहो, मान लो ऐसा समथिंग कि आपके पास एक टाल है पतला वाला लकड़ी का, है ना, और उस पर आप कोई कील ठोकना चाहते हो। यहाँ से आप हथौड़ी मारोगे, यहाँ पे है ना, हथौड़ी मारोगे ऑफ कोर्स, तो ये क्या होगा एक्चुअली, ये अगर आप इस साइड फोर्स लगाओगे ना तो ये लकड़ी भी इस साइड जाएगा, ये लकड़ी भी तो इस साइड निकलेगा क्योंकि ये तो फ्री है ना, ये तो फ्री लटक रहा है, तो ये भी इस साइड जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये इस इधर के साइड आप मारोगे और ये इधर के साइड निकलेगा, तो जो कील है वो अंदर के साइड नहीं जा पाएगा। लेकिन वही अगर आप इधर के साइड कोई चीज़ रख दो या फिर समथिंग इसको नीचे रख दो, ग्राउंड पर रख दो और उसके बाद इसको ठोको, तो नीचे से तो ये वाला फोर्स इसको ऊपर रखेगा और फिर इधर से कील आपका ईजिली अंदर के तब जाते जाएगा। तो ये एकदम क्लियर है और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों इसका समर्थन होता है। अगर ये फ्री है तो कहीं पे भी रखा नहीं गया है, तो आसमान में लटका हुआ है तो, और फिर आपका अगर इसको धरती पर रख के अगर कील ठोका जाए तो ये इजीली कील अंदर के साइड चला जाता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? तो ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम भी फॉलो करता है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पे फोर्स लगता है ना, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों समान होती है, तो ये वजह है। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रित बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे के ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? दालू सड़क कहते हैं। दालू है ना, सड़क की बैकिंग एक्चुअली उसमें होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंतरिक किनारे से ऊपर घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को ऊपर उठाने की बजाय की घटना को वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको बोल जाता है, वो प्रदान करती है और इस घुमावदार सड़क को दालू सड़क कहा जाता है। देखो, कभी भी आप कहीं भी बहुत ज़्यादा टर्न होता है ना, तो देखना, बहुत ज़्यादा टर्न होता है ना, तो देखना ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला ये हाइट पे होता है और ये थोड़ा सा नीचे के साइड होता है, ढलाव होता है, मतलब इधर से इधर के साइड ढलाव होता है हमेशा, आप देखना कभी भी। या फिर इस साइड से अगर टर्न रहे तो ये वाला जो है वो ढलाव रहता है और ये वाला आपका बहुत मतलब थोड़ा सा ऊंचाई पे रहता है, तो ये आपका इस साइड हो जाएगा ढलाव। इधर से पानी गिराओगे तो सब इधर के साइड गिर जाएगा और ये वाला सिचुएशन में इधर के साइड सब पानी गिर जाएगा। तो ये एकदम क्लियर हो गया इसी वजह से कि कभी भी आप देखो, कभी भी बाइक या फिर रेसिंग भी देखते हो ना, कभी रेसिंग का वीडियोज देखा होगा, तो इस साइड मुड़ेगा ना, जब इस साइड मुड़ेगा ना, इस साइड, तो देखना उसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, मतलब जो इस साइड वाला पैर होता है ना, देखना वो नीचे के साइड अपने आप वो हो जाता है, टर्न हो जाता है नीचे के साइड। तो फिर चक्का भी तो वैसे ही होगा ना, चक्का भी तो ऐसा ही होगा। तो फिर क्या इसमें होगा कि जब वो ढलाव रहेगा तो वो अच्छा से ग्रिप कर पाएगा रोड पे, अच्छा से चक्का ग्रिप कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा, जब पूरा फ्लैट ही रहेगा तो इससे गिरने के चांस बनते हैं और एक्सीडेंट के चांस बनते हैं। जब ये रोटेट करेगा तो ये सीधा इधर के साइड आ जाएगा, तो इधर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। तो यही रीज़न है दोस्तों। चलो, क्रिया तथा प्रतिक्रिया, ये क्या होता है, वो एक दिशा में नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मात्रा बराबर होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया, है ना। एवरी फोर्स एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ ही तो कहता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरे वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो यही क्रिया और प्रतिक्रिया है। क्लियर है एकदम। चलिए, एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होता है जब वह क्या होता है, तो विश्राम की स्थिति में होता है, तभी तो वो स्थिर होता है ना भाई, बैलेंस होता है। त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है एक्चुअली में, तो त्वरण दोस्तों क्या होता है, ये एक आपका समानुपाती होता है बल का। जैसे आपने सेकेंड लॉ पढ़ा है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स बराबर बल बराबर द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है ना। तो त्वरण बराबर अगर देख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा ना। तो ये बल का क्या हुआ, बल का समानुपाती हुआ ना, और द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती हुआ।
यही है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। याद रखना होगा, ये सब छोटा छोटा चीज़ है और इजी भी है बहुत। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है, और वस्तु के वेग, संवेग जो होता है वो मोमेंटम, किसी में परिवर्तन हो तो ये सारी चीज़ें चेंजेस होती है। कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है, तो वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ होगी? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तब क्या होगा? अगर वायु नहीं है, क्योंकि क्या होता है एक्चुअली में, जब ऊपर से कोई भी चीज़ गिर रहा होता है तो उसको रेसिस्ट कौन करता है? प्रतिरोध कौन करता है उसका? उसको रोकता कौन है? एक्चुअली हवा ही तो होती है। कभी भी आप देखते हो कि कोई भी वस्तु ऊपर से फेंका जाए, कितनी भी हाइट से, अगर निर्यात में फेंका जाए, मतलब हवा नहीं हो, तब वो जितनी भी, या फिर एक लोहे का कांच फेंको या फिर कागज़ का एक टुकड़ा फेंको, अगर हवा का प्रेजेंस नहीं हो तो दोनों एक समान टाइम में गिरेगा, लेकिन हवा का प्रेजेंस हो तो जिसका ज़्यादा मास होगा वो पहले गिरेगा, है ना? यही है ना कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या है, जब बोल रहा है कि हवा को ये नज़रअंदाज कर रहा है, तो क्या होगा? ठीक प्लेन के सामने ही रहोगा ना वो, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1। क्लियर? देख सकते हैं आप यहाँ पे, स्थिर वेग में संपोषित किया जाता है, जब वेग से नीचे गिराया जाता है तब वेग परवलयाकार पथ का अनुसरण करता है जिसमें कोई भी क्षैतिज वेग नहीं होती है और वेग सदैव प्लेन के नीचे होगा। क्लियर है? चलिए, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन की बात कर रही है। वॉशिंग मशीन जो होता है दोस्तों, वो अपकेंद्रण बल के ऊपर कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी। तो ये एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक इतना बड़ा देखते होगे कि डब्बा टाइप का होगा, और इसी में आपका एक मोटर रोटेट कर रहा होता है। आप इसमें कपड़ा डालो, बहुत सारा कपड़ा डालो, जब ये रोटेट करेगा ना तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये इस साइड भाग जाएगा, ये कभी भी यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ से ये दूर भागेगा। कपड़ा जो होता है दूर भागेगा, इधर के साइड चिपक जाता है कपड़ा। और पानी भी यहाँ पे आप नहीं देखोगे, पानी भी सब इधर के साइड फाका होता है। अच्छा, एक चीज़ और आप देखना है, यहाँ तो बहुत कम चांसेस है कि आप खोल कर देखो, लेकिन एक बात ये देखना, गांव में बहुत बार क्या होता है कि वो आपका आते हैं, हवा मिठाई बेचने वाले आते हैं, तो आप उनका मशीन को देखना, एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट है। आप देखोगे कि जब भी वो उसमें एक, देखो क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इतना बड़ा एक उनका वो होता है, और यहाँ पे वो चीनी वनी समथिंग जो भी है डालते हैं, मसाला ना, जिसके वजह से आप देखते होगे कि जो नेट बनता है ना, जो बनता है ना छोटा छोटा, वो इस साइड बनता है, हमेशा इस साइड बनता है, कभी भी इससे चिपक के नहीं बनेगा, पहले इस साइड पूरा क्लियर बनेगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, यही आपका अब केंद्रन बल होता है ना, जिसके वजह से ये सेंटर से दूर रहता है, हमेशा ये सेंटर से दूर भागता है जो भी, क्योंकि ये क्या होता है, ये इधर से फेंकता है इधर के साइड, पता है, इधर से जो चीनी और उसका जो मिश्रण होता है उसको फेंकता है, और वही नेट की तरह हम लोग को दिखता है, और जिसको हम लोग हवा मिठाई बोल के खाते हैं। तो ये हमेशा इस साइड आता है, बाहर की तरफ, सेंटर से हमेशा दूर भागता है, याद रखना, सेंटर से हमेशा दूर भागता है अपकेंद्रीय बल। यही है इसका कॉन्सेप्ट, सीधी सी बात है। चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा भी है, कपड़े धोने की मशीन अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है। वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। केंद्र से बाहर की ओर, जो सेंटर है इससे बाहर की तरफ जो बल लगता है ना, इसी को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, याद रखना, है ना। चलो, और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हो डेली लाइफ के, है ना। शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है वह किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वो आपका सेंटर ऑफ मास के नाम से जाना जाता है ना, सेंटर ऑफ मास, याद रखना। सेंटर ऑफ मास आपका बन जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सेंटर ऑफ मास कहते हैं। चलिए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग वृत्ताकार गति रखने वाले वृत्त के केंद्र की ओर अगर बल लग रहा होता है आवश्यक, तो चलिए नेक्स्ट, स्थिर गति से गोलाकार मार्ग पर घूमने वाली बॉडी में क्या होता है? स्थिर गति से गोलाकार मार्ग पर घूमने वाली बॉडी में क्या होता है?
तो उसमें आपका स्थिर गतिज ऊर्जा होती है ना। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है ना। कमानी तूल किस सिद्धांत पर काम करती है? तो कमानी तूल अगर आपने देखा होगा, एक प्रकार की तराजू होती है, और ये किस सिद्धांत पे काम करती है? जिसमें स्प्रिंग भी होता है, और इसका एक सिरा फिक्स और दूसरा सिरा हुक का लगा होता है ना, आप देखा ही होगा, एक नीचे ऊपर चलता रहता है ना। तो ये सारी की सारी जो काम करती है वो हुक नियम पे काम करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये आपका पास्कल के सिद्धांत पे काम करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सरल आवर्त गति का उदाहरण है? सरल आवर्त का गति का उदाहरण है दोस्तों, तो हो जाएगा सरल दोलन गति। जो दोलन आप देखते हो ना, जो घड़ी में लगा होता है, टन टन कर रहा होता है ना, तो वही पेंडुलम। चलिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको न्यूटन के पहले नियम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से इन्होंने ये नियम का प्रतिपादन किया था, है ना। प्रारंभिक अवस्था बनाए रखती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, एक उत्क्रम में और एक अनुक्रम में इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे होते हैं, तो क्या होता है एक्चुअली में? तो ये समान ताप पर अगर उत्क्रमीय इंजन की क्षमता का मान समान रहता है, चाहे ताप किसी भी ईंधन से प्राप्त हो, है ना, डीजल वो, चाहे आपका पेट्रोल, कोई भी, या फिर जो ट्रेन वाला होता है उसका कोयले वाला पहले का था इंजन, तो वो सब है ना। तो इंजन की क्षमता जो अनुक्रम में इंजन होती है उससे अधिक होती है उत्क्रम में इंजन की क्षमता। तो राइट आंसर तो एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में एक्सहॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है? तो वो आपका होता है निष्क्रिय चालन में, है ना। देख लो आप यहाँ पे, एक्सहॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिक होता है, अर्थात आदर्श गैस की तुलना में फ्यूल रिच मिक्सर की अधिकता होती है, याद रखिएगा। निष्क्रिय गैस होता है ना, इनर्ट गैस। चलिए, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो ये आपका रॉकेट कार्य करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, लीनियर मोमेंटम के लॉ पे काम करता है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। ये एक्चुअली क्या करता है, ये अगर रॉकेट है ना, ये अगर रॉकेट है तो यहाँ से जो धुआं निकलता है ना, और ये जो इस साइड एनर्जी निकलता है ना, ये इसके स्पीड से कई गुना ज़्यादा तेज निकलता है, ज़्यादा स्पीड से निकलता है। तो ये अगर नीचे की तरफ एक मारेगा स्पीड से पीछे की तरफ, तभी तो ये आगे बढ़ पाएगा ना, तभी तो आगे बढ़ पाएगा ना। कभी भी हमें मतलब आगे ऊपर उठने के लिए भी नीचे की तरफ एक फोर्स से पुश करना पड़ता है, तभी तो हम ऊपर उठ पाते हैं ना। तो यही इसका रीज़न है ना, लीनियर मोमेंटम। तो ये बहुत ही अच्छा है। सेंटर ऑफ मास आप देख सकते हो यहाँ पे, किसी वस्तु की निकाय का द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो नियत वेग से चलता रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल ना लग जाए। तो यही है, सेकेंड फर्स्ट लॉ भी आपका सपोर्ट करता है यहाँ पे न्यूटन्स का। नेक्स्ट देख लेते हैं, द्रव्यमान एम और वेग ए की गोली कि एक गोली द्रव्यमान m के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है तो सिस्टम का अंतिम वेग क्या होता है? देखो, कुछ द्रव्यमान है और कुछ वेग है। एक गोली है जो बंदूक से छोड़ी गई है, अगर कोई एक पार्टिकुलर द्रव्यमान का कोई लकड़ी का एक टुकड़ा है, ब्लॉक है, और उस पर गोली दागी गई है, तो क्या होगा उसका वेग? तो ये हो जाएगा आपका, इसके कुछ मतलब वो हैं फार्मूले टाइप के नियम हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका m बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, जो कि कैपिटल M आपका किसका है? तो लकड़ी का द्रव्यमान है, और स्मॉल m जो है वो गोली का द्रव्यमान है, और a जो है आपका वेग है। तो आप इसको
कोरिलेट कर सकते हो ना, जिसका संवेग संरक्षण के नियम जो है उसके अकॉर्डिंग वेग जो होगा यही हो जाएगा ना, वेग जो होगा, याद रखिएगा। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हो सारी की सारी चीज़ें फिनिश्ड है। वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्या होते हैं? आप देखना कभी सड़क पर तेज गति से चलने वाले वाहन को समान गति के साथ समान दिशा में मुड़ने पर चालक को जरूरत के कारण अधिक झुकना पड़ता है। जरूरत के कारण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ही अधिक झुकना पड़ता है। जिस साइड आप रुट जा रहे हो ना, अगर इस साइड जा रहे हो तो इस साइड ही वो झुकेगा आदमी, इस साइड अगर रोटेट कर रहे हो तो इस साइड झुकेगा। जिस साइड आपका मुड़ाव रहेगा उस साइड आपका थोड़ा सा बॉडी, और बाइक है तो बाइक भी झुकता है, देखते हो ना, चक्का भी झुकता है, तो ये होता है। यह बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, जिसे केंद्रभिमुखी बल भी कहते हैं, ये भी याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, जिसमें ट्रैक के कारण समान प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्राभिसारी बल प्राप्त किए जा सके। तो इसी है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाले गेंद का पथ कैसा होगा? देखो, कोई बच्चा है, खिड़की पे बैठा हुआ है, नीचे से वो खिड़की से एक बॉल गिरा दिया। अब क्या होगा? हालांकि जो गाड़ी है, ट्रेन है, वो चल रही होती, थोड़ी मोशन में होती है, और वहीं पे गिरा दिया तो क्या होगा? अगर सामने कोई एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो देख रहा है कि हाँ एक व्यक्ति ने बॉल गिरा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये बॉल का क्या मोशन होगा, यही पूछ रहा है ना यहाँ पे। तो होगा पैराबोलिक होगा, है ना। कैसे? पैराबोला वाला परवल है। अब देखो, उसने किसी बंदूक यहाँ से क्या किया, दिखाता हूँ मैं आपको। बच्चे, ये गाड़ी वाला है, ये खिड़की है, उसने क्या किया, यहाँ से बॉल गिराया। अब गाड़ी तो निकल गई आगे की तरफ मोशन में। तो ये बॉल यहाँ से आपका गिरेगा, ऐसे आएगा, और ये गाड़ी तब तक यहाँ से क्रॉस कर चुकी होगी, फिर ये क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे उठेगा ना, क्योंकि ये सेम एक जगह पे रहेगा। लेकिन बात है कि ये स्पीड से निकलेगी ना, ये तो बच्चा गति में है, मोशन में है ना ये, लेकिन बॉल तो मोशन में था और सडनली उसने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो यही पैराबोला टाइप का बन जाएगा ना, ऐसे वाला। चलो याद रखना। नेक्स्ट, आप कभी भी इसको फील भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। साइकिल पे ही बैठे रहते हो, ऐसे मारते हो ना, तो देखते हो आपके आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो सेम वही है, और कोई इशू नहीं है ना। यदि कोई वस्तु एक वृत्त में समान चाल से घूमती है तो क्या होगा? तो इसका वेग एक समान ही रहता है, एक समान चाल से चल रही है तो वेग भी समान ही रहेगा ना। चलो, यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना होता है तो प्रक्षेपण का कोण क्या बनेगा दोस्तों? तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फुली क्लियर की गई है। 45 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। क्या क्या प्रोसेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इजी है। चलो, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, कौन सा? एक पहाड़ी पर चढ़ता है तो आप मैक्सिमम देखते हो कि वो 1 नंबर पे करके ही पहाड़ी पे चढ़ाता है, या उससे थोड़ा सा ऊपर रखेगा। 1 से नीचे क्या होता है, न्यूट्रल में तो चढ़ेगा नहीं गाड़ी ना, 1 पे भी रख सकता है और उससे थोड़ा सा, मतलब 2 नंबर पे भी चढ़ा सकता है। सिचुएशन कर रहा है कि कितना वो इंक्लाइंड है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके रीजन क्या क्या रहेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोणीय वेग का अनुपात जो होता है इंजन बंद होने से रोकता है। चलिए, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपात होती है, इसका त्वरण क्या होता है एक्चुअली? तो इसका त्वरण अपवर्तित रहता है। ऐसा एक्चुअली समय और दूरी के मध्य संबंधों का प्रतिपादन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था, जैसा कि हमें पता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जब कोई वस्तु इतनी दूरी तय करती है तो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होती है, उसका त्वरण अपवर्तित रहता है। क्लियर हो गया। चलो,
कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियस r के वृत्त के समानांतर घूम रहा है तो उस कण का त्वरण क्या होता है? तो उस कण का जो त्वरण होता है वो होता है v²/r। आप यहाँ पे देख सकते हो v²/r। चलो, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए। क्या आवश्यक होना चाहिए? SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इजी है ना। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलो, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहाड़ियों की गति किसका उदाहरण है? किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण होता है दोस्तों? तो ये आपका स्थानांतरीकरण और घूर्णन गति का उदाहरण होता है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी कण का द्रव्यमान एक पक्ष के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ साथ बढ़ता है। तो इसका तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। चलिए, बढ़ता है। वेग के अकॉर्डिंग वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो ये पिंड का उदाहरण होता है वो समान वेग और परिवर्तित त्वरण का उदाहरण होता है। एक समान चाल से गति करती है तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं और त्वरण की मात्रा में अस्थायी होती है, लेकिन इसकी दिशा बदलती रहती है। यह वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहेगा। चलिए, नेक्स्ट। किसी कण को समावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु को समतुल करने के लिए दूसरा बल लगाया जाता है। उस वस्तु की दिशा और परिणाम सतह मात्रा को संतुलित करती है, बैलेंस रखती है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाना चाहिए? देखिए, इसमें भी एक साइंस है कि कहाँ पे हैंडल लगना चाहिए आसानी से खोलने के लिए, कहाँ पे लगना चाहिए एक्चुअली में। तो यहाँ पे देख सकते हो, दरवाजा को आसानी से खोलने के लिए जो हैंडल होता है वो कब्जे से अधिक दूरी पर होना चाहिए। कब्जे से अधिक दूरी पर होना चाहिए क्या मतलब? जो यहाँ पे इस साइड कब्जा होता है ना, जो आपको टच किया होता है दीवार से, तो उससे जितना आप ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे ना उतना ईजी होगा खोलना। अब इसके यहाँ पे रख दोगे तो ज़्यादा मतलब हार्ड लगेगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, खोलने के लिए मुश्किलें होंगी। तो जितना दूर रखोगे उतना जल्दी ये खुल जाएगा। यहाँ पे उसका एक वो भी है ना, किस मतलब सिद्धांत पे काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। चलो, एक तो फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटता है? क्योंकि उस पर भी तो एक फोर्स लग रहा होता है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ देखो तो उस पर भी तो एक रिबाउंड होता है, फोर्स लग रहा होता है पीछे की तरफ। इसी वजह से कभी झटका लगता है ना हाथ में किसी भी चीज़ को लेकर, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। चलो, नेक्स्ट। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? क्योंकि गति के समान रखने से इंजन की सहायता करता ही है ना, गति को समान रखने से। तो एक तो इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, सब कुछ क्लियर है। चलिए, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण है। तो इसका त्वरण अपवर्तित रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तित हो जाएगा, है ना, अपरिवर्तित हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट। किसी सहतीर के समतुल्य
संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? तो ये आपका आघूर्ण का सिद्धांत होता है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक गतिमान न्यूट्रॉन का एक स्थिर अल्फा कण से टकराता है, न्यूट्रॉन द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा का भाग क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका 16/25 भाग। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, 16/25 भाग हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे टकराती है, हीलियम परमाणु को व्यक्तित करती है, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, हाफ mv² हो गया। नष्ट ऊर्जा का भाग जो होगा वो दोनों को माइनस करके रेशियो निकालेगा, फिर वही आपका निकलेगा, तो हो जाएगा 16/25, है ना, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट। एक गोली टकराती है और एक अनुपस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित रहेगी? तो यहाँ पे जो होगा ना, संवेग, वही सुरक्षित रहेगा। बाकी आप देख लो, बल का मान तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि आप वो रुक चुकी है, तो उस वस्तु के संवेग का मान स्थिर रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, बल तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। किसी चट्टान के किनारे खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है, फिर वह एक अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है। उस दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराते हैं। एक ऊपर एक नीचे फेंकता है, मतलब कभी एक बिल्डिंग चट्टान पे गया है, पहाड़ पे गया है, और एक ऊपर फेंका एक नीचे फेंका, दोनों का रेशियो क्या होगा कि जॉन जल्दी जाके जमीन पे गिर जाए। तो ये होगा जो रेशियो हो जाएगा दोस्तों, वो 1:1 का हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या उसका मतलब पीछे का रीजन है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है दोनों की, जो प्रारंभिक वेग है वो 0 होगा, प्रारंभिक वेग u, फिर जो एक्सेलेरेशन होगा -g होगा एक, फिर यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा जहाँ से आप देख सकते हो, क्लियर हो गया। चलो देखो यहाँ पे सब कुछ सिद्ध होता है, यहीं पे साइंस होता है प्रूफ करने वाला चीज़। यहाँ आप देख सकते हो दोनों पत्थर का समान वेग होगा। नेक्स्ट, एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुल्य से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया जाता है। यदि वह लिफ्ट a के त्वरण से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप क्या होगा? तो होगा m × +1 + a/g। ये आपका एक्सेलरेशन है, g ग्रेविटी है और m मास है ना। देख लो आप यहाँ पे, क्लियर हो गया। चलो, जब किसी बॉडी का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? जब किसी बॉडी का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग भी दुगना हो जाएगा उसका। 3 नंबर सही होगा। मोमेंटम बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान और वेलोसिटी होता है। फॉर्मूला याद रखना। पदार्थ की तरंग किस प्रकार की होती है? तो पदार्थ की जो तरंगें होती है वो डी ब्रॉगली तरंगें होती है। डी ब्रॉगली वेव पढ़ी होगी आपने 12th में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुल्य से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया जाता है। यदि वही लिफ्ट a के त्वरण से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का मान क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है m ही होगा, है ना। चलो, एसएचएम दर्शाने वाली प्रणाली में ये आवश्यक होना चाहिए कि क्या? कि वस्तु पर कार्य करने वाला एक जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए। और एसएचएम प्रणाली में जड़त्व तो होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलो, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि उन पे जड़त्व का नियम अप्लाई होता है ना, क्योंकि वो भी वेग में होता है ना। और सडनली क्या होगा कि कार रुक जाएगी, तो ये आदमी जो अपने आप को गति में है, गति में रखा हुआ है कार के साथ साथ, तो वो सडनली आगे की तरफ ही मूव करेंगे ना, आगे की तरफ ही झुक जाएंगे। तो ऐसा सब जगह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल होता है? तो ये घर्षण बल होता है। क्षयकारी बल, घर्षण मतलब किसी चीज़ को रगड़ना, रोकना।
है ना, फ्रिक्शनल फोर्स जिसको कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका डिफिनीशन भी है। निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है? यहाँ पे आप देख सकते हो, जो डाइन होता है वो भार की इकाई नहीं होती है, बल्कि ये फोर्स का इकाई होता है। फोर्स का ये यूनिट होता है ना। बाकी सब देख लो, पॉन्ड में केक आप खरीदते हो, किलोग्राम, ग्राम, ये सारी की सारी हो जाएंगे, है ना। चलो क्लियर है। साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए, केंद्र की ओर तिरछे झुकना चाहिए, है ना। जब आप साइकिल मोड़ते हो किसी मुड़ाव पे, घुमाव पे, तो क्या होता है, वो झुकता है ना, आदमी तो झुकता है, साइकिल भी झुकती है, तो वही है ना सर्कुलर मोशन में। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के पास बराबर दूरी तय करता है, इस तो उसका एक समान क्या होता है, तो चाल ही होता है एक समान, क्योंकि समान वेग से भी वो अगर घूम रहा है, समान वो से घूम रहा है, तो वो उसका चाल एक होगा तभी तो। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? यहाँ देख सकते हैं, अब केंद्रीय बल जो होता है वो आभासी बल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय फोर्स, है ना, देख सकते हैं। एक सी स्थूलता के दो पिंड को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। पिंड ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका जाता है, दूसरा पिंड समतल फेंका जाता है, तो क्या होगा, तो दोनों जमीन पर एक ही गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। एक को आपने सीधा फेंक दिया, एक को आपने नीचे फेंक दिया, है ना, ऐसा ही है ना, कि ऊपर फेंक दिया, तो जो भी फेंको गिरेगा दोनों एक जगह पे जाकर समान ही गति से। चलो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके पीछे का रीजन क्या है, साइंस क्या है, इसलिए ना। चलो, पहिया में बॉल बियरिंग का काम क्या होता है, तो क्या करता है, घर्षण को और कम करता है एक्चुअली में, है ना। घर्षण को क्या करता है, कम करता है, ये भी याद रखना। देख सकते हो आप यहाँ पे होता है बेलन का, उसको बदलता है, चेंज करता है, वही एक्चुअली। चलो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को, तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इस नियम के अनुसार वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। हम लोग भी पढ़ते लिखते नहीं हैं तो कोई विरोध आता है ना, ऊपर से पापा बोलते हैं, प्रेशर देते हैं, तो फिर पढ़ना होता है, या फिर एग्जाम आ जाते हैं तो पढ़ने होते हैं, टेंशन हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।